नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक नई बहस छेड़ दी है और मेरा मानना है कि ये बहस काफ़ी पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, कम से कम 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही। और वो बहस है, वो कोई सामान्य बहस नहीं है, वो है संविधान के मुताबिक जो अधिकारों का बंटवारा है न्यायपालिका, कार्यपालिका और संसद के बीच में, विधायिका जिसको कहते हैं, इन तीनों के बीच में संविधान ने स्पष्ट रूप से अधिकारों का बंटवारा किया है कि किसका अधिकार क्षेत्र क्या होगा। लेकिन अगर 1950 के बाद के घटनाक्रम को देखें तो आपको ये दिखाई देगा कि न्यायपालिका समय समय पर एग्जीक्यूटिव के यानी कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करती रही है, दखलंदाजी करती रही है और ये अधिकार हड़पती रही है। वो बार बार ये कहते जरूर है सुप्रीम कोर्ट के जज कि कानून बनाना हमारा काम नहीं है, ये काम सरकार का है, लेकिन कानून बनाने की भी कोशिश करते हैं और एग्जीक्यूटिव फैसले में भी शामिल होने की कोशिश करते हैं। ताज़ा मामला जो चल रहा है वो इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति को लेकर एक याचिका दायर हुई है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का आपको याद होगा कि कुछ समय पहले एक फैसला आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान में ये स्पष्ट व्यवस्था है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सरकार संसद से कानून बनाएगी और जब तक संसद से कानून नहीं बनता, सरकार नहीं बनाती कानून, तब तक के लिए एक अस्थायी व्यवस्था की गई कि ये सिलेक्शन पैनल में प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होंगे और उसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश होंगे। उसके बाद एक बैठक हुई जिसमें चुनाव हुआ, उसके बाद सरकार ने संसद से कानून पास कर दिया, कानून बनाया जिसमें कमेटी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। उसके अलावा 2 और सदस्य होंगे, एक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और तीसरे सदस्य के रूप में एक केंद्रीय मंत्री। विपक्ष इसको लेकर हंगामा मचा रहा है कि चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है उससे जो है समझौता किया जा रहा है और सीजीआई को कमेटी से निकाल दिया गया। सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे 1950 के बाद से लगातार ऐसा होता रहा हो कि सीजीआई उस कमेटी में रहे हों। कभी नहीं हुआ। संविधान निर्माताओं ने जो व्यवस्था की थी, 2 बातें कही थी। एक कि चुनाव कैसे होगा, सिलेक्शन पैनल कैसा होगा, इसके बारे में केंद्र सरकार एक कानून बनाएगी, संसद से उस कानून को मंजूरी दिलाएगी। दूसरी बात ये कही कि कमीशन सिंगल मेंबर होगा या मल्टी मेंबर, ये सरकार तय करेगी। तो आज़ादी के बाद से किसी सरकार ने ये कानून बनाया नहीं और इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स का जो है, शुरू में तो केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था। कब हुआ इलेक्शन कमिश्नर्स, कब आ गए वो भी बताता हूँ। उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते थे। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है नियुक्ति का आदेश जारी करती थी। किसी को कोई एतराज़ नहीं था। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर कोई शक नहीं था। तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर शक होना शुरू हुआ जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। उससे पहले प्रधानमंत्री तय करते थे कि कौन मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन नरेंद्र मोदी क्यों तय कर रहे हैं? और नरेंद्र मोदी तय कर रहे हैं तो वो तो गलत ही होगा। इस धारणा को लेकर इस बहस को शुरू किया गया। अब आप जरा सा थोड़ा सा पीछे भी गौर कर लीजिए। 1993-94 तक स्थिति ये थी कि केवल मुख्य चुनाव आयुक्त होता था, सिंगल मेंबर कमीशन होता था। 1990-91 में टीएन शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त बने। उस समय केंद्र में चंद्रशेखर की सरकार थी। कांग्रेस बाहर से समर्थन कर रही थी, राजीव गांधी की सिफारिश थी, टीएन शेषन को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया और टीएन शेषन ने जो है चुनाव प्रक्रिया में सुधार के तमाम कदम उठाए जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई देश में, देश से बाहर। लेकिन टीएन शेषन जब तक सरकार की मर्जी के मुताबिक, याद रखिए कि 1991 में कांग्रेस की सरकार बन गई और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन गए। टीएन शेषन जब तक सरकार की मर्जी के मुताबिक चलते रहे तब तक ये स्थिति बनी रही। जैसे ही वो सरकार के चंगुल से बाहर निकलने की कोशिश या सरकार के सामने खड़े होने या विरोध में खड़े होने की कोशिश उन्होंने की, तुरंत कानून बदल दिया गया। इस
कमीशन को मल्टी मेंबर बना दिया गया। 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स नियुक्त कर दिए गए और यह कहा गया कि कोई किसी के पास वीटो का अधिकार नहीं होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है सिर्फ फर्स्ट एमंग इक्वल्स होगा, यानी वही अधिकार सीईसी को होंगे जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स को होंगे। तो विवाद की स्थिति में फैसला बहुमत से होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त का फैसला अंतिम नहीं होगा। यह कांग्रेस ने किया। किसी को चुनाव आयोग की निष्पक्षता खतरे में नजर नहीं आई कि भाई आखिर क्यों, टीएन शेषन तो इतना अच्छा काम कर रहे थे, फिर कमीशन को मल्टी मेंबर क्यों बनाया गया। तो अब मांग हो रही है कि इस सिलेक्शन पैनल में सीजेआई को शामिल किया जाए। अब आप देखिए ये सिलसिला कब से शुरू हुआ, जब जब केंद्र सरकार कमजोर हुई है, न्यायपालिका ने कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में दखल देने की कोशिश की है, उसका अधिकार हड़पने की कोशिश की है और यह लगातार होता रहा है। और जब मैं कमजोर सरकार की बात कर रहा हूं तो मैं केवल संख्या बल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विल पावर जो सत्ता में बैठे हैं, खासतौर से प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट, अगर उसकी विल पावर कमजोर है, वो कमजोर है, दबाव में आ जाते हैं, तो फिर जो है न्यायपालिका और ज्यादा दखल देती है। यही हुआ सीबीआई डायरेक्टर के सिलेक्शन के मामले में। सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति उससे पहले तक प्रधानमंत्री करते थे, ये एग्जीक्यूटिव का फंक्शन था। एग्जीक्यूटिव के किसी भी फंक्शन में न्यायपालिका का कोई काम नहीं है, कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, यह संविधान कहता है। संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि किसी एग्जीक्यूटिव फैसले में न्यायपालिका का कोई सदस्य, चाहे वो सीजेआई ही क्यों ना हो, वो शामिल होंगे। लेकिन सरकार कमजोर थी और ये सिलसिला कब शुरू हुआ? ये सिलसिला शुरू हुआ, जहां तक मुझे याद आ रहा है, जब जेएस वर्मा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और गुजराल की सरकार थी, इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री थे। तो सीबीआई डायरेक्टर के सिलेक्शन में उस पैनल में सीजीआई को शामिल कर दिया गया। उसका कानूनी आधार क्या है, संवैधानिक अधिकार क्या है, ये आज तक किसी ने बताया नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बताया नहीं। वो कौन सा कानूनी संवैधानिक अधिकार है जिसके चलते जो है सीजीआई सीबीआई डायरेक्टर के सिलेक्शन पैनल में बैठने लगे। ये फैसला शुद्ध रूप से एग्जीक्यूटिव का फैसला है, उसमें सीजीआई का क्या काम है। लेकिन सरकार कमजोर थी, उसने मान लिया और उस अधिकार को हड़प लिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब आप देखिए, कहा यह गया कि सीजीआई जो है अगर होंगे किसी सिलेक्शन पैनल में तो वो सिलेक्शन बड़ा पारदर्शी होगा और योग्य व्यक्ति का, मेरिट वाले व्यक्ति का ही सिलेक्शन होगा। और याद रखिए, सीजीआई के सिलेक्शन पैनल में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने एक फैसले में टिप्पणी की जिसमें सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा कि सीबीआई डायरेक्टर जो है सरकार की मर्जी के मुताबिक चल रहा है। तो हुजूर, सिलेक्शन तो आप ही ने किया था, किस आदमी का किया था, क्या मेरिट देखी थी, क्या योग्यता देखी थी। तो अगर यह काम एग्जीक्यूटिव ने किया होता तो यह आरोप एग्जीक्यूटिव पर होता, लेकिन जब आप खुद इसमें शामिल थे तो कुछ तो दोष आप पर भी आएगा। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सीजीआई किसी सिलेक्शन पैनल में होंगे तो वो सिलेक्शन जो है वो पारदर्शी और ज़्यादा अच्छा होगा। अगर एग्जीक्यूटिव फैसला करेगी तो वो पारदर्शी नहीं ही होगा। जब संविधान सभा की बैठक चल रही थी तब उसमें जो है ये मुद्दा उठाया गया था कि किसके पास वीटो पावर होनी चाहिए, प्रधानमंत्री के पास या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास। जजों की नियुक्ति की बात हो रही थी। तो कुछ सदस्यों का मानना था कि ये वीटो पावर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास होनी चाहिए, कुछ लोगों का मानना था प्रधानमंत्री के पास होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर इस बात से बहुत ही नाराज थे, इस सुझाव से कि सीजीआई को वीटो पावर होनी चाहिए। उन्होंने कहा, जिस दिन आप ये व्यवस्था करेंगे उस दिन से जनतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा होगा। क्यों? उनका कहना था कि आप एक ऐसे व्यक्ति के बारे में ये मानकर चल रहे हैं कि वो बहुत पारदर्शी होगा, वो राग द्वेष से ऊपर होगा, उसमें कोई जो है पक्षपात की भावना नहीं होगी और हर तरह से ईमानदार होगा।
और वो जो फैसला करेगा वो अच्छा ही होगा। आप एक बिना चुने हुए व्यक्ति पर इस तरह का भरोसा करने को तैयार है, लेकिन देश जिस व्यक्ति को चुनेगा यानी प्रधानमंत्री, उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। तो जिसको बाद में एक टर्म यूज किया कानून मंत्री रहते हुए अरुण जेटली ने, टिरैनी ऑफ अनइलेक्टेड। तो ये जो अनइलेक्टेड है उनका एग्जीक्यूटिव में दखल क्यों होना चाहिए? विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, तो उनको लगता है इस पर सरकार को घेरा जा सकता है। तो अभी भोपाल में एक कॉन्फ्रेंस हुई नेशनल जुडिशियल एकेडमी की, उसमें बोलने के लिए मुख्य वक्ता के रूप में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गए। उन्होंने ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ये क्यों होना चाहिए? जो काम एग्जीक्यूटिव का है, जो फैसला एग्जीक्यूटिव का होना चाहिए, उसमें न्यायपालिका का क्या काम है? न्यायपालिका को इस सिलेक्शन पैनल में क्यों होना चाहिए? उन्होंने केवल इलेक्शन कमीशन की बात नहीं की। इलेक्शन कमीशन में सीजीआई हो कि नहीं, इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उसका फैसला भी जल्दी ही आएगा। देखना है सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है। लेकिन उन्होंने तो सवाल उठाया कि सीबीआई डायरेक्टर के भी सिलेक्शन में क्यों होना चाहिए सीजीआई को। उन्होंने कहा उस समय की सरकारों ने, ये नहीं कहा कि कमजोर थी सरकार, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि उस समय की सरकार झुक गई और मान लिया इसे, आज नहीं होना चाहिए। भारत जैसी डेमोक्रेसी में जो अधिकारों का बंटवारा संविधान ने किया है उसी अनुरूप काम होना चाहिए। फिर उन्होंने एक और मुद्दा उठा दिया और वो मुद्दा है संविधान पीठ का। उन्होंने कहा 5 जजेस की संविधान पीठ यानी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनती थी। कब? जब सुप्रीम कोर्ट के कुल जजेस की संख्या 8 होती थी। तो 5 रखने का उद्देश्य यह था कि मेजॉरिटी ऑफ जजेस जो है उसके सदस्य हों संविधान पीठ के, उनकी राय आए। आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या 31 या 32 पहुंच चुकी है, लेकिन संविधान पीठ में जो जज होते हैं, जो पहली पीठ बनती है, अगर उसमें कुछ मतभेद हो और उस पर अपील करना हो तो उससे बड़ी बनती है, नहीं तो 5 जजेस की ही बनती है। तो उन्होंने कहा यह व्यवस्था क्यों जारी रहनी चाहिए। और याद कीजिए आप, ये सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आने के बाद एक विधेयक लेकर आई थी एनजेएसी का एक्ट बनाने का, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, कि जजेस की नियुक्ति उसके जरिए हो। इसमें बड़ा पैनल बनाया गया। एक तो कहा गया कोलिजियम के जो सदस्य हैं, मतलब सीनियर मोस्ट जो 4 जजेस होते हैं कोलिजियम के सदस्य जो होते हैं सीजीआई के अलावा, वो मतलब ये 5 लोग होंगे ये जजेस सुप्रीम कोर्ट के। इसके अलावा जो है 3 बाहर के लोग होंगे, अलग अलग प्रोफेशंस के जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो मान्य लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, वो होंगे सदस्य। और एक सदस्य सरकार का होगा कानून मंत्री। ये विधेयक संसद के दोनों सदनों से सर्वसम्मति से पास हुआ, यानी पूरी संसद का समर्थन था, चाहे सत्तारूढ़ दल हो चाहे विपक्ष हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को खारिज कर दिया, कहा कि यह नहीं हो सकता। जजेस के अपॉइंटमेंट में सरकार का क्या काम, तो एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट में न्यायपालिका का क्या काम। और याद रखिए उससे पहले तक ये जो कॉलेजियम सिस्टम बना है 90s में, उससे पहले तक चीफ जस्टिस की नियुक्ति का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या उनके जजेस की नियुक्ति का मामला हो, वो सब सरकार करती थी, प्रधानमंत्री करते थे। किसी को कहीं एतराज नहीं था, न्यायपालिका की निष्पक्षता कहीं खतरे में नहीं थी। लेकिन जजेस ने, दुनिया में अकेला देश है भारत जहां जज ही जज को अपॉइंट करते हैं, और ये व्यवस्था चली आ रही है और सुप्रीम कोर्ट इसे बदलने के लिए तैयार नहीं है। और आप तुलना कर लीजिए, कोई स्टडी करे, कोई रिसर्च करे इस पर कि ये कोलिजियम सिस्टम आने से पहले जो जजेस अपॉइंट हुए उनका कंडक्ट कैसा रहा, उनका कार्यकाल कैसा रहा, उनके जजमेंट की क्वालिटी क्या रही, और कोलिजियम सिस्टम आने के बाद क्या हुई। उससे आपको पता चल जाएगा कि न्यायपालिका की स्थिति क्या है। यहां तक हुआ कि अपने रिश्तेदारों को जज अपॉइंट करने लगे, अंकल जजेस की चर्चा चलने लगी। ये सब होने के बावजूद कोई परिवर्तन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार नहीं है।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति करना चाहता है, उसमें शामिल होना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में शामिल होना चाहता है, या अभी तो कम से कम विपक्ष चाहता है। सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पता चलेगा। लेकिन एक टेम्परेरी व्यवस्था में भी उसने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों शामिल कर दिया? सवाल इस बात का है कि इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में, चाहे वो अस्थायी व्यवस्था ही थी, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों सदस्य होना चाहिए उस पैनल का? तो ये जो मुद्दा उठाया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और अब देश में एक मजबूत सरकार है, तो इस मजबूत सरकार को अपने अधिकार क्षेत्र में न्यायपालिका को हस्तक्षेप करने, दखल देने, उसके अधिकारों को हड़पने का जो भी प्रयास है उसको सफल नहीं होने देना चाहिए। अब समय है इस स्थिति को बदलने का। इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में सीजीआई को तो नहीं ही होना चाहिए, सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति में भी सीजीआई को नहीं होना चाहिए, उसमें भी बदलाव होना चाहिए। क्योंकि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति के पैनल में सीजीआई का होना यह सीधे सीधे संविधान का उल्लंघन है, संविधान में जो अधिकारों का बंटवारा है उसका उल्लंघन है। लेकिन देखना है कि क्या फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, और उपराष्ट्रपति की इस बात का, इस टिप्पणी का क्या असर होता है सरकार पर। सरकार किस तरह का रवैया अपनाती है? क्या मोदी सरकार का रवैया वही रहेगा जो कमजोर सरकारों का था, या इसमें बदलाव आएगा? ये समय इसके फैसले का है। ये समय है कि सरकार बताए न्यायपालिका को कि अपनी हद में रहिए, संविधान ने आपकी जो हद तय की है उसी में रहिए, उसके बाहर मत आइए। क्या ऐसा होगा? पता नहीं, लेकिन उम्मीद करना चाहिए कि ऐसा होगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।